हाँ, तो मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग? आज आपका फिर से स्वागत है राइडर्स इनक्लेव के एक नए एपिसोड के अंदर। और आज जो है हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ऐसे अपग्रेड्स जो कि आप अपनी बाइसिकल के अंदर कर सकते हैं, जो कि मेरी नज़र में पर्सनली कोई बहुत ही अच्छे अपग्रेड्स नहीं हैं। अगर देखा जाए तो ये जो अपग्रेड्स हैं ये सिचुएशनली किसी के लिए वर्थलेस हो सकते हैं और किसी के लिए वर्थ हो सकते हैं। तो आज इसी टाइप के जो अपग्रेड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो गेम है, ये जो बाइसिकल का गेम है, ये एक मार्जिनल गेम है। आप मार्जिन से जीत भी सकते हैं और मार्जिन से हार भी सकते हैं। लेकिन मुझे बस एक बात बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि प्रो राइड्स करते हैं, या मैं ऐसा कहूं कि जो प्रोफेशनली जो है राइड्स करते हैं, वो बहुत ही कम हैं। लेस देन 2% हैं जो कि ऐसे लोग हैं जो कि प्रोफेशनली राइड करते हैं। अदरवाइज़ मेरे जैसे ही राइडर्स हैं जो कि साइकिलिंग एंथुजियास्ट हैं। और मेन जो फोकस है इस एपिसोड का वो यही है कि जो साइकिलिंग एंथुजियास्ट हैं उन्हें कम से कम इन अपग्रेड्स के बारे में बताया जाए, इनका नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बताया जाए, ताकि वो सही से फैसला ले पाएँ कि क्या हमें इस पर्टिकुलर अपग्रेड को हमारी बाइसिकल के अंदर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो इसी नोट के साथ मेरे राइडर साथियों, आज का जो एपिसोड है हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो मेरे राइडर साथियों, सबसे पहला जो अपग्रेड है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हर चीज़ का कार्बन में अपग्रेड करना। यानी कि हमें एल्युमिनियम अलॉय या स्टेनलेस स्टील के फ्रेम या बाइसिकल के पार्ट्स को हमने ग्रेजुअली या सडनली कन्वर्ट करना या अपग्रेड करना कार्बन पार्ट्स के अंदर। अब आजकल जो मैंने ट्रेंड देखा है यूट्यूब के ऊपर या साइकिलिस्ट के बीच में, तो एक होड़ सी लगी हुई है कि किसके पास कार्बन की बाइक है या फिर किसकी बाइक सबसे हल्की है। तो ये भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिवली हल्की जो बाइक्स हैं वो फास्ट नहीं होती हैं। किसी भी बाइक का फास्ट होना केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितनी हल्की है। तो इसी पॉइंट को मैंने सोचते हुए यहाँ ये बात रखने की कोशिश की है कि यदि आप अपनी किसी भी पर्टिकुलर बाइक को, चाहे वो स्टेनलेस स्टील की हो चाहे वो कार्बन की हो, अगर आप उसको अपग्रेड करते हैं एक कार्बन बाइक के अंदर, और इसी बात को ध्यान रखते हुए अगर आपके पास कोई भी बाइक है, चाहे वो स्टेनलेस स्टील की हो या फिर हाई एंड एल्युमिनियम अलॉय या नॉर्मल एल्युमिनियम अलॉय की, अगर आप उसे अपग्रेड करते हैं किसी भी कार्बन बाइक के अंदर, तो इस केस के अंदर आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको किस टाइप की जो एज है उस पर्टिकुलर कार्बन बाइक से मिल रही है। अब देखिए, आप फ्रेम जो है आप कार्बन का ले सकते हैं, अपनी हैंडल बार्स जो हैं वो कार्बन की ले सकते हैं, फोक्स जो हैं वो कार्बन ले सकते हैं, व्हील्स जो हैं वो कार्बन ले सकते हैं, इवन जो ब्रेकिंग सिस्टम है, स्प्रॉकेट्स हैं, इवन ये भी कार्बन की आने लगी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कार्बन के कंपोनेंट आपके लिए हैं? क्या आप रेस करते हैं या फिर आप कोई प्रो राइडर्स हैं कि आपको इतने मार्जिनल गेन के लिए इतना सारा पैसा खर्च करना है? और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ है वो ये है कि ये जितने भी कार्बन के कंपोनेंट हैं जो कि मार्जिनली लाइटर हैं अपने कंपैरेटिव फ्रेम्स से, जो कि अलग मटेरियल के हैं, जैसे कहें कि स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम के, तो इस वेट कट को अगर आप प्राइस से कंपेयर करेंगे तो प्राइस जो है वो किसी भी राइडर को कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है जब हम उसे कंपेयर करते हैं उसकी परफॉर्मेंस से। मतलब जो आपकी परफॉर्मेंस की जो एज है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइस दैट यू आर पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ योर बाइक। तो जब ये केस सिनेरियो होता है तो आपने अपने राइडिंग स्टाइल को कंसिडर करना है। जब आप अपने राइडिंग स्टाइल को कंसिडर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपको इस पर्टिकुलर बाइक के अंदर कार्बन कंपोनेंट में स्विच करना है या नहीं है, और यही चीज़ डिसाइड करती है कि क्या ये जो अपग्रेड है ये पुअर है या फिर बहुत अच्छा अपग्रेड है। एज ए प्रो राइडर ये एक अपग्रेड बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन एज ए लीजर राइडर, एज ए रूटीन रिक्रिएशनल राइडर, एंथुजियास्टिक राइडर,
आपके लिए ये जो अपग्रेड है ये सिचुएशनल है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इस अपग्रेड को कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगा कि एक हाई एंड एल्यूमिनियम बाइक का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा होता है एज़ कंपेयर टू लोअर ग्रेड कार्बन बाइक। तो अगर आप हाई एंड एल्यूमिनियम बाइक का इस्तेमाल करते हैं और रेगुलर राइड करते हैं तो उस केस में भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी आएगी। उसके लिए आपको किसी कार्बन बाइक की आवश्यकता नहीं है। आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, लाखों रुपए की जो सेविंग है वो आपकी इस तरीके से हो जाएगी। तो नटशेल में राइडर्स हमने यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर क्या सीखा? हमने यहाँ पर सबसे पहले इसके जो प्रोज़ हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव्स ये देखे हैं कि आप जब कार्बन पे शिफ्ट करेंगे तो आपको लाइट वेट जो है आपकी बाइक हो जाएगी। आपकी जो रिस्पॉन्स है बाइक का वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्टिफ होते हैं। इसके अलावा आजकल जितनी भी कार्बन बाइक्स हैं वो एज़ कंपेयर टू एल्यूमिनियम और स्टील बाइक्स वो थोड़ी सी ज़्यादा फैंसी होंगी। तो जब फैंसी बाइक्स होती हैं तो जो राइडर है उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। इसके अलावा जो कार्बन बाइक्स हैं उसके अंदर जो कंपनी है वो इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है, जो वायर्स का इंटीग्रेशन है उसे करके देती है, या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट्स होते हैं जहाँ पर वायर्स केवल ब्रेकिंग सिस्टम के लिए ही जो अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो शिफ्टिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वायरलेस या फिर सेमी वायर्ड होता है। जैसे जो इंटीग्रेटेड जो बाइक्स हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखती हैं जब कोई भी राइडर उन्हें ब्राउज करता है, ऑब्जर्व करता है। तो इस वजह से जो राइडर है वो कार्बन बाइक्स की तरफ जाता है, उसे परचेज़ करता है। इसके अलावा जो इसके कॉन्स हैं जो मुझे लगते हैं वो ये हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं होती हैं जब तक आप एक प्रो राइडर नहीं हैं। अगर आप प्रो राइडर हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये वैल्यू देगी, क्योंकि जितना पैसा आप इसे परचेज़ करने के लिए लगाते हैं ये उतना एज उसके प्रोपोर्शन में आपको एज नहीं देगी। बहुत ही मार्जिनल एज जो है वो आपको मिलेगी। तो आखिरी फैसला आपका ही होता है कि आपने क्या इसे परचेज़ करना है या नहीं। अदरवाइज़ अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो बहुत ही आराम से आप इसे परचेज़ कीजिए और एक वेल इंटीग्रेटेड लाइट बाइक का आनंद लीजिए। अब राइडर्स दूसरा जो अपग्रेड है वो है पावर मीटर्स का। पावर मीटर्स जो होते हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं कई फॉर्म के अंदर। क्रैंक्स की फॉर्म में है, जैसे कि शिमानो जो है क्रैंक्स की फॉर्म में देती है। इसके अलावा क्वार्क जो है आपका जो क्रैंक सेट है वहाँ पर जो इस पावर मीटर को लगा के देती है। इसके अलावा पीडल्स की फॉर्म में वाहू है, स्पीड प्ले के नाम से जो उनके पीडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। गार्मिन है, गार्मिन रैली आरएस के नाम से है। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि पावर मीटर आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल करवाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो पावर मीटर्स क्या आपके लिए हैं? और जब ये सवाल उठता है तो आप अपने आप को कैटेगराइज कीजिए कि किस टाइप के और किस कैटेगरी के जो राइडर हैं वो आप हैं। अगर आप एक प्रो राइडर हैं तो 100% आपने उसे परचेज़ करना है, क्योंकि जब आप प्रो राइडर होंगे तो आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर भी होंगे, क्योंकि आपने रेसेस करनी है, आपने इवेंट्स करने हैं। उन इवेंट्स के अंदर आपको परफॉर्म भी करना है और जीतना भी है। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट करेंगे, बड़े डिसिप्लिन तरीके से आप वर्कआउट करेंगे। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट कर रहे हैं, आपके साथ आपका कोच है, आप अपनी पावर डिलीवरी को वॉच कर रहे हैं और उसे इम्प्रूव करने की अपने कोच की हेल्प से उसे कोशिश कर रहे हैं, तो पावर मीटर आपके लिए है। लेकिन अगर कोई लीजर राइडर है या फिर कोई एंथुजियास्टिक राइडर है मेरे जैसा, ठीक है, तो उस केस के अंदर उसको पावर मीटर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर मैं मेरा एग्जांपल मैं देके बताता हूँ कि पावर मीटर मेरे पास है और मैं डुअल साइडेड गार्मिन रैली RS200 पावर मीटर जो है उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि ये जो परचेज़ थी, जब मैंने इसे परचेज़ किया तो मेरे दिमाग में यही था कि कहीं ना कहीं मैं इम्प्रूव करूँगा, लेकिन अल्टीमेटली मैंने ये पाया कि जो पावर मीटर मेरे पावर ट्रेनर के अंदर लगा है उस पावर मीटर की वजह से मैंने ज़्यादा इम्प्रूव किया है एज़ कम्पेयर टू द पावर मीटर इंस्टॉल्ड इन माई बाइक। क्योंकि जब आप ग्राउंड पर होते हो, रियल
वर्ल्ड के अंदर होते हो, तो ज़्यादातर केस के अंदर मैं जो है अकेला राइड करता हूँ या लीजर ग्रुप राइड्स करता हूँ, तो वहाँ पर पावर मीटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। और जब आप रेस कर रहे हैं तो आपका मोड ही अलग होता है। तो यानी कि जब आप ट्रेनिंग मोड में होते हैं तभी पावर मीटर की आवश्यकता है। और जो पावर मीटर है, अगर आपके इंडोर ट्रेनर है, उस इंडोर ट्रेनर के अंदर अगर पावर मीटर है तो वो सबसे बेस्ट जगह है पावर मीटर को इस्तेमाल करने की। अदरवाइज़ प्रोज़ हैं वो तो अपनी तरीके से कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन हम इसके प्रोज़ और कॉन्स दोनों के बारे में बात करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। प्रोज़ इसका ये है कि कोई भी राइडर जो कि एक सीरियस राइडर है अपनी पावर डिलीवरी आउटपुट को रूटीन में मेजर कर सकता है, कितना इम्प्रूव वो कर रहा है ये मेज़र कर सकता है, और अपनी परफॉर्मेंस को शॉर्ट वो इंक्रीज़ कर पाएगा, इम्प्रूव कर पाएगा। लेकिन जो लीजर राइडर्स हैं उनके लिए ये पावर मीटर बिल्कुल भी नहीं है। इतना सारा पैसा आपको लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट पावर मीटर बहुत ही अच्छे तरीके से रेगुलर राइड करके अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको किसी भी टाइप के डेटा की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव साइड, इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ख़रीदिए, अदरवाइज़ आपकी जेब में थोड़े से पैसे हैं, आपको शौक है तो ख़रीद सकते हैं। अदरवाइज़ डू नॉट गो फॉर दिस पावर मीटर, डू नॉट गो फॉर दिस पर्टिकुलर मशीन। अब राइडर्स तीसरा जो अपग्रेड है जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट। देखिए राइडर्स, मेरा पर्सनल बिल्कुल व्यू है, अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का ग्रुप सेट है 105 या फिर उससे ऊपर का मैकेनिकल है। देखिए राइडर्स, अब इसके प्रोज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इनका जो डिज़ाइन है काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, वायर से लेस है या फिर सेमी वायर्ड है। लेकिन नेगेटिव मेरी नज़र में इतने ज़्यादा हैं कि मुझे लगता है कि वन ऑफ द वर्स्ट अपग्रेड जो है उस लिस्ट के अंदर इसको सबसे टॉप के ऊपर रखना चाहिए। सबसे पहली बात, एक तो ये कंपैरेटिवली हैवियर होंगे। दूसरी बात, इनका कॉस्ट इतना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं। तीसरी बात, ये जो हैं एरोडायनेमिक कम है। इसके अलावा जो इनका मेंटेनेंस कॉस्ट है, अगर कोई पार्ट ख़राब हुआ तो रिपेयर तो आप भूल ही जाओ। आप रिपेयर नहीं करवा पाओगे, आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा उसे। और इसके अलावा आपको एक ऐप भी अलग से अपने फ़ोन के अंदर मेंटेन करनी पड़ेगी, अपग्रेड करना पड़ेगा, ट्यून करना पड़ेगा। फाइन ट्यूनिंग भी एक अलग ही मतलब इसका इशू है, ठीक है। परफॉर्मेंस के अंदर कोई अपग्रेड नहीं। भाई आपने जब इतना सारा पैसा लगा दिया, परफॉर्मेंस के अंदर क्या अपग्रेड हो रहा है? आप किसी भी यूट्यूबर को देख लो, सारे कहेंगे बहुत अच्छी शिफ्टिंग हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, एकदम से स्विफ्टली है ना शिफ्ट कर जाएगा। अरे भाई, स्विफ्टली जो है शिफ्टिंग तो है, लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर क्या इन्हांसमेंट है? परफॉर्मेंस तो के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो तो ज़ीरो है। फिर किस लिए 1 लाख रुपए फालतू लगाने? यूज़ क्या है उस चीज़ का? तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल बिग नो है इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप सेट को। इसके बाद राइडर्स, जो अगला अपग्रेड है जो कि मुझे थोड़ा सा वर्थलेस लगता है वो है सिरेमिक हब या फिर सिरेमिक जो है जॉकी व्हील। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो एज आपको मिलती है वो हर कंपोनेंट से या हर पॉइंट से, जो भी मैं इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ, उस सबसे कम एज जो है यहीं पर ही मिलती है। तो इस टाइप के जो जॉकी व्हील्स हैं और इस टाइप के जो हब हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टॉक बाइक के अंदर जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती हैं वो सफिशेंट होते हैं, गुड इनफ होते हैं किसी भी राइडर के लिए। अगर आप किसी भी बाइक को परचेज़ करते हैं 7 से 8 लाख की, अगर कोई आप बाइक परचेज़ कर रहे हैं, यानी कि हाई एंड एरो रेस बाइक अगर आप परचेज़ करते हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको इस टाइप का जो हब्स हैं वो आपको वहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आप नॉर्मल इंड्योरेंस बाइक ले रहे हैं तो उसके अंदर अगर आपके स्टॉक जो हब्स हैं, व्हील हब या फिर जो की व्हील है, अगर आपके स्टॉक हैं तो वो मोर देन सफिशेंट हैं। वो आपको किसी भी टाइप की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे, ना वो इतना फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस करते हैं कि आपको साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो उसको रिड्यूस करें या आपके बहुत ज़्यादा जो वाट्स हैं वो कंज्यूम कर लें। ये जो वाट्स का गेम है ये काम करता है प्रो राइडर्स के केस में। वो उन्हें वाट्स बचाने हैं, उन्हें गेम जीतनी है, क्योंकि गेम ऑफ मार्जिन है। साइकिलिंग क्या है? गेम ऑफ मार्जिन। तो किसी भी नॉर्मल राइडर के लिए, जो कि 98% तक होते हैं नॉर्मल राइडर्स, उनके लिए
सिरेमिक जो है हब्स परचेज़ कर लेना या फिर जॉकी व्हील परचेज़ कर लेना, तो मुझे तो ये बिल्कुल ही वर्थलेस लगता है। इसके अलावा एक कंपनी है सिरेमिक के नाम से, वो खुद भी इस टाइप के जो हब्स हैं और जो जॉकी व्हील्स हैं वो प्रोवाइड करती है। नो डाउट जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, टॉप नॉच क्वालिटी है, और जो परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं जब हम उसे इंस्टॉल करवाएंगे बाइक के अंदर तो वो इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि क्या प्रो राइडर्स के अलावा इस टाइप के जो महंगे गैजेट्स हैं, क्या उन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है नहीं है। अदरवाइज़ एज ए कंपनी, एज ए इक्विपमेंट वो बहुत ही अच्छे हैं, और परफॉर्मेंस उनकी कहीं ना कहीं हम कहें कि हल्का सा जो एज है हमें नॉर्मल कंपोनेंट से हमें मिलती है। अब राइडर्स जो लास्ट पॉइंट है वो है ट्यूबलेस टायर्स। मैं आजकल देखता हूँ कि रोड बाइक्स के अंदर ट्यूबलेस टायर आने शुरू हो गए हैं, ठीक है, और मुझे सबसे जो वर्थलेस चीज़ है वो यही लगती है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो ट्यूबलेस टायर है वो ग्रेवल बाइक्स के अंदर ही सबसे ज़्यादा कामयाब हैं और ग्रेवल बाइक्स के अंदर ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो जो ग्रेवल बाइक्स हैं वहाँ पर प्राइमरली इन जो ट्यूबलेस टायर्स हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मल रोड बाइक्स के अंदर जो हम रोड के ऊपर नॉर्मल हमारे जो टारमेक्स हैं वहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर ट्यूब वाली जो टायर्स हैं, हमारे नॉर्मल जो टायर्स हैं, क्लिंचर टायर्स, उनका इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट है। सबसे पहली बात, जो इसका मेंटेनेंस है वो लो होगा, इनिशियल कॉस्ट भी लो होगी। अगर पंचर होता है तो उसे रिप्लेस करने में भी कम टाइम लगता है, ठीक है। हर तरह की एज आपको यहाँ पर नॉर्मल टायर जो है वो प्रोवाइड करता है। टायर को इंस्टॉल करना और टायर को रिमूव करना वो बहुत इजी है। इसके अलावा आपको टाइम टू टाइम जो है सीलेंट जो है डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या टॉपअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको 3 to 6 मंथ के अंदर तो अपने बाइक के अंदर ट्यूबलेस टायर के अंदर सीलेंट डालना या टॉपअप करना ही पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो जो सीलेंट है वो ड्राई अप हो जाएगा, और अगर उसके बाद अगर कोई पंचर होता है तो पंचर को रिपेयर करने की जो एफिशिएंसी है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। और सीलेंट है वो भी एक एड ऑन कॉस्ट है। तो क्यों ना एक अच्छी क्वालिटी का नॉर्मल टायर ले लिया जाए, ठीक है, उसके अंदर एक टायर लाइनर लगा लिया जाए और अच्छी क्वालिटी की ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए हम राइड करें, बजाय कि एक ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल करते हुए। आपकी बहुत सारी हेडेक जो है इससे कम हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा अपग्रेड है। तो मेरे राइडर साथियों, ये था आज का एपिसोड जहां हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से ऐसे अपग्रेड्स हैं जो वर्स्ट हैं। देखिए, मेरी नज़र में तो ये हैं, और कहीं ना कहीं मैं आपको कहूँ कि सिचुएशनल हैं। हर राइडर के राइडिंग स्टाइल के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप इस बारे में अपनी कोई भी बात रखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप आएँ और अपनी जो बात है वो फ्रीली आप रख सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे और कहीं ना कहीं किसी कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे। तो अगर आज का जो एपिसोड है वो आपको नॉलेजेबल लगा है, आपका समय जो है वो ख़राब नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ आपको अगर सीखने को मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने राइडर साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी एजुकेशनल वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी राइडिंग।